नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के लिए। आज के इस टॉपिक में हम बिजनेस लॉ की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भी कौन कौन से उसमें सेक्शन काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से सेक्शन में क्या उसके बारे में बताया गया है, एक्ट कब लागू हुआ। आज इसकी बेसिक जो डेफिनेशंस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी नंबर 1 परिभाषा है प्रस्ताव यानी प्रपोजल, सेक्शन है 2A। देखिए, प्रस्ताव क्या होता है कि भाई जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना कोई भी कार्य करने या उस कार्य को नहीं करने के संबंध में जब अपनी बात रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं, यानी प्रपोजल। यानी एक व्यक्ति अपना कोई मकान बेचने के लिए जब बी के सामने कोई बात रखता है कि भाई आप हमारा ये मकान इतने में खरीद लीजिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए ने बी के समक्ष प्रस्ताव रखा है। यानी किसी भी पक्षकार, कोई भी पार्टी द्वारा अपना कोई भी काम करने या न करने के संबंध में जब कोई बात रखी जाती है तो उस बात को ही प्रस्ताव कहते हैं। और ये बात क्यों रखी जाती है? सामने वाले पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से। यानी ए ने बी को अपनी कार बेचने के लिए एक बात रखी कि मैं अपनी कार इतने रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप इसको खरीदना चाहोगे? तो ये ए द्वारा प्रस्ताव करना कहलाता है। तो देखिए, प्रस्ताव हो गया प्रपोजल, सेक्शन 2A। अब नंबर 2 परिभाषा है वचन या प्रतिज्ञा। अब सेम एग्जांपल देख लीजिए, जब ए ने बी के समक्ष प्रस्ताव रखा, अब बी उस काम को करने की जब सहमति दे देता है, यानी बी ने कह दिया भाई मैं आपकी कार या आपका मकान इतने रुपए में खरीदने के लिए सहमत हूं, स्वतंत्र रूप से वो सहमति दे दे, तो वो प्रतिज्ञा या वचन कहलाएगा। यानी प्रस्ताव जब किया जाता है तो दूसरे पक्षकार द्वारा उस प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया जाता है तो स्वीकार करने की जो बात होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन या प्रतिज्ञा करना कहते हैं। यानी ए ने जब बी के सामने मकान खरीदने का प्रस्ताव रखा तो बी जब उस मकान को खरीदने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दे तो उस सहमति को ही बी द्वारा प्रतिज्ञा करना या बी द्वारा प्रोमिस करना या वचन देना कहा जाएगा। अब देखिए, तीसरा है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वचनदाता और वचन ग्रहीता। जो पार्टी दूसरी पार्टी के सामने प्रस्ताव रखती है तो प्रस्ताव रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है प्रस्तावक, यानी ए। यहां पे ए जो है प्रस्तावक है, प्रस्ताव रखने वाला, इसे ही हम वचनदाता कहते हैं। और जिस आदमी ने, जिस पक्षकार ने यानी बी ने जो सहमति प्रदान की थी, वचन दिया था, वो हो गया अपना प्रोमिसी, प्रोमिस करने वाला, प्रोमिसी यानी वचन ग्रहीता, प्रस्ताव ग्रहीता। अब है प्रतिफल, कंसीडरेशन। याद रख लीजिए, देखो स्पेलिंग क्या होती है अपनी, कंसीडरेशन। आप डरेशन डी से याद रख लीजिए, सेक्शन 2D। प्रतिफल क्या होता है? देखिए, सीधी सीधी परिभाषा है, कुछ के बदले कुछ। अब जैसे ए ने बी को कहा भी मैं अपनी कार आपको 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। अब यहां ए जो कार दे रहा है वो बी के लिए क्या है, प्रतिफल है। और जो बी 1 लाख रुपए का पेमेंट जब ए को करेगा तो वो ए के लिए क्या है, प्रतिफल। यानी कुछ के बदले कुछ, कार के बदले 1 लाख रुपए और 1 लाख के बदले कार, तो ये हो गया प्रतिफल। यानी प्रत्येक पक्षकार द्वारा जो वचन दिया जाता है वो वचन एक दूसरे के लिए ही प्रतिफल होता है। ए ने क्या वचन दिया बी को कि मैं अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, तो ए का जो वचन है वो बी के लिए प्रतिफल है। और बी ने कहा भी मैं आपकी कार लेकर 1 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार हूं, तो बी द्वारा दिया गया वचन ए के लिए क्या है, प्रतिफल है। अब नेक्स्ट अपना जो परिभाषा का बिंदु है ठहराव, एग्रीमेंट। देखिए, जब प्रस्ताव
और स्वीकृति मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठहराव। यानी प्रस्ताव और स्वीकृति का जो मिला जुला रूप है, कंबाइंड रूप है, कॉम्बिनेशन है, प्रॉमिस और प्रपोजल, दोनों मिलकर ठहराव का निर्माण करते हैं। यानी दो पार्टीज के बीच में जब किसी एक बात के लिए समझौता होता है और वो समझौता ही ठहराव कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट को एग्रीमेंट बोल दीजिए आप तो ई हो जाएगा, सेक्शन नंबर 2E। अब देखिए 2A में क्या है? प्रस्ताव है। 2B में क्या है? वचन या प्रतिज्ञा है। प्रोमिसर और प्रोमिसी की परिभाषा सेक्शन 2C में है। कंसीडरेशन यानी डरेशन 2D में है। एग्रीमेंट एग्रीमेंट बोल दीजिए आप 2E में है, यानी ठहराव, करार, समझौता जो भी है। प्रस्ताव पर स्वीकृति का मतलब क्या होता है? ठहराव होता है। अब पारस्परिक वचन। अब A ने B को क्या कहा? भी मैं अपनी कार 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं, और B ने A को कहा कि भी मैं 1 लाख रुपए में आपकी कार खरीदूंगा। तो प्रत्येक वचन या वचनों का समूह है जिसमें प्रतिफल हो, वो एक दूसरे के लिए पारस्परिक वचन कहलाता है। यानी A ने B को कहा भी मैं अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचूंगा, और B ने कहा मैं आपको अपनी कार उस कार के बदले 1 लाख रुपए में दूंगा। तो यहाँ दोनों वचनों में प्रतिफल शामिल है, तो जिसमें प्रतिफल आंशिक या पूर्णतया प्रतिफल शामिल हो, तो ऐसे वचन एक दूसरे पक्षकार के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी पारस्परिक वचन कहलाएंगे। एक दूसरे के लिए जो वचन होते हैं उन्हें ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल बोल दीजिए 2F में। अब नेक्स्ट है व्यर्थ ठहराव। यानी ऐसे ठहराव, ऐसे समझौते, ऐसे एग्रीमेंट जो प्रारंभ से ही जीरो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यर्थ ठहराव। यानी जो प्रस्ताव जिसमें या जो ठहराव जिसमें कानूनन हम कोई भी वाद, कोई भी प्रवर्तनीय नहीं करवा सकते, जिस समझौते को हम कानूनन एनफोर्स नहीं करवा सकते, कोर्ट में मुकदमा नहीं ला सकते, वाद नहीं ला सकते, तो वो ठहराव व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए A और B के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। A ने B को कहा भाई आप मुझसे 1 लाख रुपए ले लीजिए और आप आजीवन शादी नहीं करोगे, ऐसा समझौता कर दीजिए। तो ये एक प्रकार का व्यर्थ ठहराव है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, A ने B को कहा कि मैं आसमान से तारे तोड़कर लाकर आपको दूंगा 1 लाख रुपए में। तो ये काम जो है, ये जो कार्य है, ये असंभव है। तो असंभव कार्य के लिए किया गया ठहराव, यानी जो कार्य असंभव हो, जिस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे ठहराव व्यर्थ ठहराव या वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। इसे सेक्शन 2G में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है अनुबंध या संविदा। देखिए जो ठहराव कानून द्वारा परिवर्तनीय हो, द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो ठहराव, जो समझौते कानूनन परिवर्तनीय हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा सेक्शन 2H में। अब A ने B के सामने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भी मैं आपको 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचता हूं। तो देखिए ये पॉसिबल वर्क है, ये संभव कार्य है। अब मान लीजिए A B को 1 लाख रुपए में कार देने के लिए राजी हो जाता है और B भी उस कार को खरीदने के लिए राजी हो जाता है। अब मान लीजिए कोई एक भी पार्टी, कोई भी एक पक्षकार उस कार्य को करने से मना कर देता है, तो दूसरा जो पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार है, वो उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए अपना वाद जो समझौता है वो कोर्ट में दाखिल करवा सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है, कानूनन सहायता ले सकता है, क्षतिपूर्ति के लिए वाद कर सकता है। तो ऐसे ठहराव जिन्हें कानून द्वारा परिवर्तनीय हो, जिन्हें कानून द्वारा सुना जाता हो, या जिन मुकदमों को कोर्ट में लाया जा सकता हो, तो ऐसे ठहराव
जो कानूनी परिवर्तनीय हो उन्हें हम संविदा, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे समझौते भी होते हैं जैसे पारिवारिक समझौते हैं, तो वो कोर्ट में नहीं लाए जा सकते। जो सामाजिक प्रवृत्ति के हों या कोई असंभव कार्य के हों, तो ऐसे समझौते संविदा का रूप नहीं लेते, वो केवल व्यर्थ ठहराव की परिभाषा में ही शामिल किए जाते हैं। अब व्यर्थनीय ठहराव यानी ऐसे ठहराव जो किसी एक पीड़ित पक्षकार द्वारा परिवर्तनीय हो, तो वो व्यर्थनीय ठहराव कहलाता। जैसे मान लीजिए किसी एक कार को खरीदने के लिए बी एक समझौता करता है और वो समझौता बी द्वारा उस पर दबाव डालकर किया जाता है, या उत्पीड़न के आधार पर जब बी ए से कोई बात स्वीकार करवाता है, तो ऐसे ठहराव में ये मान लीजिए स्वतंत्र सहमति नहीं दे और उस ठहराव को करने का वादा करता है, तो ऐसे ठहराव जो उत्पीड़न भरे हों या धमकी के आधार पर दिए जाते हैं, जिनकी स्वीकृति ली जाती है, स्वतंत्र सहमति का जिसमें अभाव होता है, ऐसे ठहराव वॉइडेबल एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित पक्षकार है वो उस वाद को, उस ठहराव को भंग भी कर सकता है और उसको अनुबंध का रूप भी दे सकता है। तो ये अनुबंध का रूप देने का जो कार्य है वो पीड़ित पक्षकार पर निर्भर करता है, तो ऐसे ठहराव व्यर्थनीय ठहराव कहलाते हैं। अब लास्ट बिंदु है, ये सेक्शन 2I के अंदर परिभाषित किया गया है। अब आखिरी परिभाषा है व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में जब जिस समय वो ठहराव किए जाते हैं उस समय वो अनुबंध का रूप ले लेते हैं, लेकिन बाद में किसी घटना के कारण वो समझौते, वो ठहराव असंभव हो जाते हैं, पूरे नहीं हो सकते, तो ऐसे ठहराव व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए अपनी कुछ गाय या भैंसों को या अपनी किसी कार को बी को बेचने के लिए सहमत होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, वो गाय या भैंसे मर जाती है किसी कारण से, या वो उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब तो वो ए उस कार्य को नहीं पॉसिबल कर सकता, उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज के लिए उसने वो एग्रीमेंट किया वो चीज वास्तव में उपलब्धि नहीं है। और ये प्राकृतिक अबनॉर्मल घटनाओं पर डिपेंड करता है कि वो एग्रीमेंट जब हमने किया उस समय तो बिल्कुल सही था, लेकिन किसी समय की घटना के कारण वो कार्य असंभव हो जाता है, तो ऐसे समझौते, ऐसे अनुबंध वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में शामिल किया जाता है। ये सेक्शन 2J के अंदर शामिल किया गया। यानी सेक्शन 2A में क्या था, प्रस्ताव, सेक्शन 2B में वचन या प्रतिज्ञा, सेक्शन 2C में प्रोमिसर और प्रोमिसी वचनदाता और वचन ग्रहीता, सेक्शन 2D में डायरेक्शन यानी कंसीडरेशन प्रतिफल। अब सेक्शन 2E में एग्रीमेंट से एग्रीमेंट बोल रहे हैं। अब पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये सेक्शन 2F में है। व्यर्थ ठहराव सेक्शन 2G में, अनुबंध सेक्शन 2H में, व्यर्थनीय अनुबंध 2I में और व्यर्थ अनुबंध 2J में। तो ये हमारा एक वीडियो, इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की सारी परिभाषाएं दी। जरूर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आपसे अलविदा। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।